हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे जेनेटिक फैक्टर्स का क्या रोल होता है हृदय की ब्लॉकेजेस या हार्ट रिलेटेड बीमारियों के होने में। और किसी व्यक्ति की अगर फैमिली हिस्ट्री है कि उसको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है उसकी फैमिली में किसी को, तो उसको का पर्टिकुलरली कितना रिस्क रहेगा कि उसको भी जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाए और उसको हार्ट रिलेटेड ब्लॉकेज या हार्ट रिलेटेड अटैक्स या कार्डियोमायोपैथीज हो जाए, उसका कितना % रिस्क रहेगा और क्या हर व्यक्ति को मेडिसिन स्टार्ट कर देना चाहिए या नहीं, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी एक वीडियो हमने किया है जिसमें जेनेटिक फैक्टर्स पर हमने बात करी है। आज उसको दूसरे तरह से दूसरे पॉइंट्स के साथ हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोस को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बहुत सारी बीमारियों में होता है, चाहे वो हार्ट अटैक हो, कार्डियोमायोपैथीज हो, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ों से जीन्स से इन्फ्लुएंस होती है। जीन्स हमारे बॉडी के क्लॉटिंग सिस्टम को, बॉडी के इन्फ्लेमेशन को, बॉडी के ब्लड प्रेशर रेगुलेशन सिस्टम को, बॉडी के कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को, शुगर मेटाबॉलिज्म को, ये सारी चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ से संबंधित है वो बॉडी में जीन से कंट्रोल होती है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति की फैमिली में प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, चाहे वो बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है या कुछ भी तरह की बीमारी है, तो उस व्यक्ति को कंपैरेटिवली थोड़ा चांस बढ़ जाता है कि उसको प्रॉब्लम हो। हर एक व्यक्ति को हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके फादर को अगर हार्ट अटैक आया था या आपके फादर को डायबिटीज़ था तो आपको भी डायबिटीज़ हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 5 to 10% ऑफ द केसेस में अगर आपके पेरेंट्स को प्रॉब्लम थी तो आपको भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। हाँ, इस बात पर डिपेंड करेगा कि फैमिली हिस्ट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर किसी की फैमिली में हर व्यक्ति को होता है या फैमिली में 10 में से 8 लोग को होता है तो चांसेस है कि आपको भी ज़्यादा होने का प्रोबेबिलिटी हो सकती है। यदि किसी की फैमिली में एक व्यक्ति को है या किसी दूर के रिलेटिव को है तो चांस बहुत कम है कि आपको भी होगा। जेनेटिक फैक्टर्स इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि फैमिली में किसको प्रॉब्लम है और वो जिस व्यक्ति का हम इवैल्यूएट कर रहे हैं उससे कितना करीबी रिलेटिव है। अगर वो उसका बिल्कुल करीबी रिलेटिव है तो फिर प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा है। अगर वो दूर का रिलेटिव है, मान लीजिए मामा जी, फूफा जी, ताऊ जी, किसी का लड़का है या किसी का अंकल आंटी है, तो उससे आपकी जेनेटिक्स पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो डिस्टेंट रिलेटिव है। उससे जेनेटिक फैक्टर्स आप तक कंडक्ट होंगे ऐसे चांसेस बहुत कम है। आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, जो फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव जिसको बोलते हैं, अगर इनमें से किसी को प्रॉब्लम है तो आपको ज़्यादा चांस है। उसके बियॉन्ड है, अगर सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स में किसी को है, यानी फादर के फादर को या फादर के ब्रदर को या किसी और उस तरह के चाचा जी, ताऊ जी, फूफा जी किसी को अगर हुआ है तो उससे आपको होने का कंपैरेटिवली कम चांस है। फर्स्ट डिग्री में सबसे ज़्यादा चांस है, सेकेंड डिग्री में कंपैरेटिवली कम चांस है। कितने लोग अफेक्टेड हैं उस पर डिपेंड करेगा, उससे आपका ओवरऑल परसेंटेज डिसाइड होगा कि आपको होने का कितना ज़्यादा चांस है। हर व्यक्ति जिसको जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री है हर एक को ट्रीटमेंट चालू कर दे जाना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सब में सर्वेलेंस ज़्यादा रखना चाहिए, ये ज़्यादा चेक करने की कोशिश करते रहना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मान लीजिए आपके अगर फैमिली में मल्टीपल लोगों को है तो आपको बहुत जल्दी एज में चेकअप चालू कर देना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स में बहुत लोग को डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ की जांचें 20-25 साल से चालू कर देना पड़ेगा, या ब्लड प्रेशर की जांच या कोलेस्ट्रॉल की जांच, की ब्लॉकेज की जांच आपको जल्दी चालू कर देना पड़ेगा। लेकिन ट्रीटमेंट प्रोफाइलैक्टिकली चालू करने का कुछ खास रोल नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है तो आपको भी डायबिटीज़ का दवा चालू कर दें, कि आपको भी कोलेस्ट्रॉल का दवा पहले से चालू कर दें। उससे फ़ायदा होने के बदले कई बार नुकसान भी हो सकता है। तो फैमिली हिस्ट्री अगर स्ट्रांग है तो उससे आपको कंपैरेटिवली आपका सर्वेलेंस या आपका चेकअप्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। दूसरे लोगों को मान लीजिए अगर हम 30-35 साल की आयु में चेकअप चालू करते हैं तो आपको थोड़ा जल्दी चालू करना पड़ेगा, 20-25 साल में चालू करना पड़ेगा या और जल्दी, डिपेंड करेगा कि कौन से तरह की प्रॉब्लम है। पर अदरवाइज हर एक को बिना चेक किए थेरेपी देने का कोई खास मतलब नहीं है। कुछ जेनेटिक बीमारियां होती है जिसे मोनोजेनेटिक कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स बोला जाता है, जैसे फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी और लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। ये सारी बीमारियों में कंपैरेटिवली एक ही जीन होता है जो कंट्रोल करता है आपकी प्रॉब्लम को। वो अगर आपकी बॉडी में आ गया तो आपको भी होगा, वो आपकी बॉडी में नहीं आया तो आपको नहीं होगा। तो ये सिंगल जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, उसमें टेस्ट करना भी ईजी रहता है क्योंकि उसमें वो पर्टिकुलर जीन आपकी बॉडी में इनहेरिट हुआ कि नहीं, आप जेनेटिक एनालिसिस कर लो तो पता चल जाएगा। और ये सारी जीन्स में ऑल और नन फिनोमेना चलता है कि वो जीन बॉडी में आया तो बीमारी होगी, नहीं तो नहीं होगी। हाँ, वो जीन्स का रिस्पॉन्स कितना है या जीन्स कितना रिप्रेजेंट हो रहा है या कितना उसकी बॉडी में एक्सप्रेशन हो रही है, वो चीज़ केस टू केस वेरी हो सकता है कि किसी पेशेंट में वो जीन्स हो लेकिन कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ या बीपी वैल्यूज़ में ज़्यादा अफेक्ट कर रहा हो, किसी में कम कर रहा हो। तो हर जीन का एक्सप्रेशन वैल्यूज़ बॉडी में चेंज हो सकता है, लेकिन ये इनहेरिट हो रहा है या नहीं ये सिंगल जीन से कवर होता है। तो इसको जांच करना कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी रहता है। और
अगर ये आपकी बॉडी में आ गया तो फिर आपको बीमारी होगी, इसका लगभग ऑलमोस्ट श्योर मान के चलिए। ये इस तरह की बीमारियां हैं। एक होता है पॉलीजेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, एट्रियल फिब्रिलेशन। ये मल्टीपल फैक्टर्स से गवर्न होते हैं, जिसमें बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर जीन नहीं होता जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे जीन्स जो अलग अलग लेवल्स पे डीएनए को अफेक्ट करते हैं, उससे आपका ये बीमारी कंट्रोल होती है। तो इसमें एक पर्टिकुलर जीन्स को हम टेस्ट कर ले कि हाँ ये जीन आया कि नहीं, वैसा नहीं होता। डायबिटीज़ भी अगर है तो उसके लिए कोई एक जीन सिंगल रिस्पॉन्सिबल नहीं, बहुत सारे जीन्स हैं जिसमें से अगर आपको कोई इनहेरिट हुआ तो आपको होने का चांस बढ़ जाएगा। लेकिन ये सारे पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स हैं, इनका इनहेरिटेंस पैटर्न को समझना और पेशेंट को होगा या नहीं वो समझना थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हाँ, मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स के कंपैरिजन में पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स में इनहेरिटेंस का चांस कंपैरेटिवली ज़्यादा मोनोजेनिक में मिलेगा, पॉलीजेनिक में कम मिलेगा। यानी मोनोजेनिक में अगर आपको इनहेरिट हो गया तो ऑलमोस्ट आपकी बॉडी में वो जीन्स का प्रॉब्लम आ ही गया, क्योंकि ये ज़्यादातर ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस होता है। तो अगर एक जीन भी बॉडी में आ गया तो वो एक्सप्रेस करेगा ही और आपको 80-90% चांस है कि बीमारी हो जाएगी। जबकि पॉलीजेनिक डिसऑर्डर में ये है कि आपकी भले स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री भी है तो भी ज़रूरी नहीं है कि आपको होगा या नहीं। आपको प्रॉब्लम होने का चांस 5% से लेकर 20-30% तक जाएगा। इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री और कितने लोग को अफेक्शन हुआ है बीमारी से, उसके बेसिस पे आपका रिस्क होगा। कंपैरेटिवली मोनोजेनिक डिसऑर्डर से इनहेरिटेंस का चांस कम रहेगा और प्रॉब्लम्स होने का चांस भी बहुत सारे फैक्टर्स से गवर्न होगा। इसके अलावा जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो स्पेसिफिक जीन्स के लिए हम कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति का तो नहीं कर सकते। कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम की वजह से अगर पूरी फैमिली में हो रहा है, खासकर मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स में इसको टेस्ट करना इजी है, क्योंकि एक ही जीन से, चाहे वो कार्डियोमायोपैथी का हो, चाहे वो कोलेस्ट्रोलेमिया का हो या लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम का, तो एक पर्टिकुलर जीन अगर इनहेरिट हुआ है तो उससे एक्सप्रेशन होगा, तो उसको टेस्ट करना जेनेटिक टेस्टिंग में ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू पॉलीजेनिक में। पॉलीजेनिक में क्या है, एक बीमारी के 50 कारण हो सकते हैं, तो हर जीन को आप टेस्ट करोगे तो काफ़ी कॉस्टली भी होता है और उसको डिटेक्ट करना मुश्किल भी है। एक चीज़ जानना और समझना ज़रूरी है कि जेनेटिक टेस्टिंग बहुत इजी नहीं होता है और इंडिया में भी बहुत कम सेंटर्स में इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप किसी भी ओपीडी में जाके या किसी भी डॉक्टर के पास जाके ये नहीं बोल सकते कि सब मेरे फैमिली में हिस्ट्री, मेरे का जेनेटिक हुआ है कि नहीं, मेरे को टेस्ट कर दो। तो वैसा नहीं होता, क्योंकि इंडिया में बहुत कम सेंटर्स है जहाँ जेनेटिक एनालिसिस होती है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी जहाँ ज़्यादा होती भी है टेस्टिंग या फैसिलिटी अवेलेबल है भी, तो भी ये बहुत कॉस्टली होता है। तो आपको जेनेटिक एनालिसिस करवाना इतना ईजी भी नहीं पड़ेगा। सिंगल टेस्ट करवाने में भी 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये तक का भी खर्चा हो सकता है, और अलग अलग तरह के जीन्स का आपको एनालिसिस करना है तो और ज़्यादा कॉस्ट होगा। और ये सारी चीज़ें इतना प्राइवेटली अवेलेबल भी नहीं है सारे डिजीज़ के लिए। तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी ओपीडी में जाके बोलो साहब मेरे को देखा, मेरे फादर को डायबिटीज़ था, मुझे चेक करना है कि मुझे डायबिटीज़ का कितना रिस्क है, फादर का डायबिटीज़ का जीन इनहेरिट हुआ कि नहीं हुआ मेरी बॉडी में, मुझे चेक करके बता दो। तो वैसा यूजली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि टेस्टिंग भी बहुत कॉस्टली है, और वैसे भी डायबिटीज़ और इस तरह की बीमारियाँ पॉलीजेनिक है, तो बहुत सारे जीन्स है, तो टेस्ट करने में आप 50 जीन का टेस्ट करोगे, हर जीन के लिए उतना कॉस्ट पे करोगे तो आपका कई लाखों में खर्चा आ जाएगा। मोनोजेनिक में फिर भी आप कर सकते हो, जहाँ पे आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो मोनोजेनिक डिसऑर्डर में आप फिर भी टेस्ट कर सकते हो, वहाँ ज़्यादा सेंसिबल है इसको टेस्ट कराना। अगर आपकी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल या लॉन्ग क्यूटी या इस तरह का प्रॉब्लम है तो टेस्ट करा सकते हो, पर उसमें भी कई तरह के जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें भी ऐसा नहीं कि सिंगल जीन से वो मोनोजेनिक होता है, उसमें भी कई तरह के जीन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसमें भी क्या होता है, सबसे कॉमन जो कार्डियोमायोपैथी का कॉज होता है उसको टेस्ट करना पड़ता है, पर कई लोग में और तरह का भी होता है। एक एक कार्डियोमायोपैथी में भी कई तरह के वेरिएंट्स हो सकते हैं। तो इसलिए ये जेनेटिक एनालिसिस कोई इजी काम नहीं है कि जैसे हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं या हम बीपी शुगर का टेस्ट कराते हैं हम जाके किसी भी ओपीडी में करा लो। कॉम्प्लिकेटेड है, खर्चे वाला काम है, और इसका डिस्क्रिप्शन आप डॉक्टर को सजेस्ट कर सकते हो, लेकिन उस पर छोड़ना पड़ता है डॉक्टर पर ही कि वो उसको कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता है। कुछ ज़्यादा इसमें एक तो थेरेपी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप मान लीजिए आपके फैमिली में ये जीन्स था भी और आपको वो जीन्स आया भी है, तो क्या होने वाला है, उससे भी दवाई तो तुरंत चालू हो नहीं जाएगी, फिर भी आपको सर्वे ही करना पड़ेगा। अगर आप उल्टा डर डर में और जीना चालू कर दोगे कि भाई मेरे को ये जीन्स आ गया, मेरे को दिक्कत है, या मान लीजिए अगर नॉर्मल आ गया तो आप पूरी तरह से उसमें भी वो नहीं हो सकते कि भाई मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी थोड़ा सा डर तो रहता है। तो इसलिए जेनेटिक टेस्टिंग का बहुत प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, लेकिन मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स में फिर भी थोड़ा बहुत सेंसिबल है, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स में बहुत ज़्यादा सेंसिबल नहीं है। कॉमन बीमारियाँ ज़्यादातर पॉलीजेनिक वाली होती है, जिसमें बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व है, बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह का। ज़्यादातर ये जो बीमारियाँ हैं कार्डियोमायोपैथीज वगैरह, वो थोड़ी कंपैरेटिवली रेयर बीमारी होती है। एक चीज़ और है कि एक जेनेटिक रिस्क स्कोर एनालिसिस करते हैं। बेसिकली आपके जो जीन्स इन्वॉल्व है, अगर उसका टेस्टिंग करके एक रिस्क स्कोर आपको दिया जाता है कि इसके बेसिस पे आपको होने का कितना ज़्यादा रिस्क है।
ये कैलकुलेशन के बेसिस पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपको प्रोबेबिलिटी कितनी है। ऑब्वियसली ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इतना इजी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाओ और बोलो सब मेरा रिस्क स्कोर बता दो। तो इसमें भी सारे जीन्स को टेस्ट करना पड़ता है, उनकी पेनिट्रेशन को टेस्ट करना पड़ता है, जीन्स के एक्सप्रेशन को टेस्ट करना पड़ता है और उसके बेसिस पे आपको रिस्क स्कोरिंग दिया जा सकता है। और उसके बावजूद भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स का रोल तो रहता ही है। मान लीजिए बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं कि आपकी एज कितना है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कैसा है, आपका डाइट कैसा है, आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसा है, आपका मेंटल स्ट्रेस कैसा है। ये सारी चीज़ों की वजह से भी कंट्रोल होगा कि आपका बीपी, शुगर या ये सब प्रॉब्लम्स आएगी कि नहीं। सिर्फ जेनेटिक रिस्क स्कोर आप कैलकुलेट कर भी लोगे तो भी उससे सब कुछ फ़ायदा नहीं होगा और कैलकुलेट करना भी इतना ईजी नहीं है। ये सारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है उसको जीन एनवायरमेंट इंटरेक्शन बोलते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है, किस पर्टिकुलर एरिया में आप रह रहे हो, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ आप कैसा डाइट ले रहे हो, क्या कर रहे हो, किस तरह का लाइफस्टाइल है आपका, कौन कौन से व्यसन आप फॉलो कर रहे हो, फिजिकली एक्टिव हो कि नहीं हो, काम करते हो कि नहीं करते हो, काम कितने घंटे कर रहे हो, नींद अच्छी लेते हो कि नहीं लेते हो। ये सारी चीज़ों को जेनेटिक एनवायरमेंटल इंट्रैक्शन की कैटेगरी में लेते हैं कि ये सारी चीज़ें भी इन्फ्लुएंस करती हैं कि आपको वो पर्टिकुलर बीमारी होगी कि नहीं और होगी तो कितनी सीवियर होगी और मैनेजेबल होगी कि नहीं। तो इसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि आपको आगे कितना रिस्क होगा एक पर्टिकुलर बीमारी के होने का। तो आज हमने बात करी जेनेटिक और का रोल क्या है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज में और इसको हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं और रिस्क स्कोरिंग वगैरह सिस्टम क्या है। ऑब्वियसली सुन के डिस्कशन को तो आपको ये लगेगा कि यार ये जान के भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इनके ईजी टेस्ट तो अवेलेबल है नहीं। इसलिए आपको एक बेसिक एनालिसिस होना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लोग हमसे इस तरह का बात करते हैं कि मेरे फादर को ये था, मेरी मदर को था, मुझे होगा कि नहीं बताओ। तो लोगों को जानना समझना ज़रूरी है कि ये एनालिसिस करना इतना ईजी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है और एनालिसिस करके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी चेंज नहीं होती। इसलिए यूजली ज़्यादातर डॉक्टर्स इसको करवाते नहीं हैं। फिर भी अगर आपको जानना ज़रूरी है तो मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स में आप करवा सकते हो, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स में करवाने का उतना मतलब नहीं है। चलो टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जीन थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी और जेनेटिक्स इन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पे ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है। आप उसे चेकआउट करिए, आपको काफ़ी कुछ नया जानने और समझने को मिलेगा।